हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं मैं सीए विपुल शाह इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो ये है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट सीरीज जो जून 25 दिसंबर 25 दिस इज एज पर फाइनेंस एक्ट 24। ठीक है, तो इसमें जो भी नेसेसरी अमेंडमेंट्स है जो आपके इंस्टीट्यूट ने दिए उतने ही अपन कवर करेंगे, जो रिक्वायर्ड है वही अमेंडमेंट कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, अमेंडमेंट पढ़ने से पहले अभी दो तीन चीजें आपको बताता हूँ। इसके नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। प्लस आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। एंड उसके साथ मैं एक रिवीजन सीरीज भी ले रहा हूँ जिसके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप या तो लाइव ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप उसका रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो ये अमेंडमेंट तो आप देखो ही, प्लस एज पर न्यू फाइनेंस एक्ट मैंने रिवीजन नोट्स भी बनाए हैं, उसका भी नीचे लिंक दे रहा हूँ, तो वो भी डाउनलोड कर लेना और उसकी वीडियोस भी है तो वो भी आप देख लेना। ठीक है, तो अमेंडमेंट्स प्लस रिवीजन सब कुछ आपको बना के दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेन चीज ये है फाइनेंस एक्ट 2024, जहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर होगा 24-25, आपका असेसमेंट ईयर होगा 25-26 एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर 2025 एग्जाम। ठीक है, तो जो लोग 2025 में एग्जाम देने वाले हैं ये उनके लिए अमेंडमेंट्स है। जो जो रिलेवेंट अमेंडमेंट्स है मैं सभी कवर करने वाला हूँ, डोंट वरी। और मैं जितना बना के दे रहा हूँ उतना मोर देन इनफ है। अननेसेसरी एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स मत पढ़ो, उसका कुछ आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कट शॉर्ट में जो नेसेसरी है वही अमेंडमेंट्स आपको दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, इवन आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे मिल जाएंगे, बट वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। तो मैंने सोचा कि बच्चों को अननेसेसरी कंफ्यूज क्यों करना है, तो इसमें आपका सब चीज कवर हो जाएगा एंड दिस इज मोर देन इनफ फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो दो चीजें बता दी, नीचे रिवीजन नोट्स का भी लिंक है और अपने इस नोट्स का भी लिंक है। तो पहले नोट्स डाउनलोड करना है एंड रिवीजन जो है उसका लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, तो वो भी देखना है। ठीक है, चलिए तो ये आप लिख लो पहले। सो फाइनेंस एक्ट 24 अपने लिए प्रीवियस ईयर होगा 24-25, असेसमेंट होगा 25-26, और जितने लोग 2025 में एग्जाम देने वाले हैं जून दिसंबर, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये पहला लेक्चर है, तो इनिशियली अपन डायरेक्ट टैक्स कवर करेंगे एंड फिर इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम जो है सब कवर करेंगे। ठीक है, ओके चलिए नाउ मैं चैप्टर वाइज जा रहा हूँ। पहला जो है इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स रेट। चलो सो पहले पढ़ते हैं टैक्स रेट्स। तो यहाँ पे आपके लिए मस्त फायदे की बात दी है। क्या दिया? नो चेंजेस इन टैक्स रेट्स एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एचओएफ, एओपी, बीओआई एंड एजेपी। इनके लिए कोई भी टैक्स रेट चेंज नहीं है। फिर भी एक बार अपन रिवाइज करते हैं। ठीक है, टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल एचओएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं रेगुलर स्कीम, ऑप्शनल टैक्स रेजिम। ठीक है, जो डिफॉल्ट टैक्स है उसमें चेंज हुआ है। अभी ये बेसिक चेक कर लो। इसमें तीन कैटेगरी है। पहला क्या होगा सबको पता है, अप टू 2.5 कोई टैक्स नहीं होगा। 2.5 लाख टू 5 लाख 5%। अगर लगता है कि आप भूल गए तो उसको लिख लेना। मैं जस्ट एक रिवीजन ले रहा हूँ क्योंकि टैक्स कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 5 to 10 जो डिफरेंस है उसमें 20% एंड अबाउट 10 30%। ठीक है, तो दीज आर द टैक्स रेट्स। ओके, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। एंड अगर आप सीनियर सिटीजन हो, सबको पता है एग्जाम अप टू 3 लाख है, रेस्ट एज इट इज। एंड अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, एग्जाम अप टू 5 लाख है। ठीक है ना, हु इज सीनियर सिटीजन, जिसका एज 60 या उससे ज्यादा होना चाहिए ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। 60 होगा तो भी चलेगा, उससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा। एंड हु इज सुपर सीनियर सिटीजन, जिसका एज 50 एंड अबव है, जिसका एज 80 एंड अबव है, उसको बोलेंगे हम सुपर सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं है।
ठीक है, ये जस्ट प्रैक्टिस के ले रहा हूं। फिर आप बोलेंगे सर व्हाट वाज सरचार्ज रेट, आइए वो भी बता देता हूं। सरचार्ज में कोई चेंज नहीं है, अप टू 50 लाख सरचार्ज इज नील, 50 लाख टू 1 करोड़ 10% सरचार्ज है, 1 करोड़ टू 2 करोड़ इट्स 15%, 2 करोड़ टू 5 करोड़ 25%, अबव 5 करोड़ 37%, एंड ये है सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स। ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपको इनकम टैक्स निकालना है, फिर अकॉर्डिंगली क्या करना है, सरचार्ज कैलकुलेट करना है। अकॉर्डिंगली क्या करना है आपको, सरचार्ज कैलकुलेट करना है, तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। फिर नेक्स्ट सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, दोस्तों वही है 4% ऑन, या तो ओनली टैक्स लगेगा, एंड अगर आपके लिए सरचार्ज भी एप्लीकेबल है तो टैक्स प्लस सरचार्ज पे लगेगा। तो गाइस दीज आर द टैक्स रेट जो चेंज नहीं हुए। आपने इसको लिखा तो भी चलेगा, बस ऐसा रिवीजन करके ले रहा हूँ कि चेंज नहीं हुआ तो एक बार अपन रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये थे टैक्स रेट जिसमें कोई बदलाव नहीं, इस तो मस्त पर भी आप लिख लेना, ये आपके हिसाब से करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, अगर समझ में आ रहा तो नीचे कमेंट में यस करके बोलना। अगर आप कुछ और डाउट्स है तो कमेंट में जरूर टाइप करके भेजना। इफ यू नीड एनी हेल्प रिलेटेड स्टडी कमेंट में जरूर लिखना, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। ठीक है, प्लस नीचे अपना टेलीग्राम चैनल दिया, उसको भी आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। चलो, तो अभी अमेंडमेंट देखते हैं पहला। सो पहला अमेंडमेंट हुआ है दोस्तों, यहाँ पे इस बार कैपिटल गेन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, और आपने सुना ही रहेगा कि कैपिटल, तो अपन वो चैप्टर 7 में देखेंगे। अभी बेसिक बता रहा हूं आपको। तो अपना जो 111 का था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, ये अभी मैं चैप्टर 1 में पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर 7 में डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये अपन 2 बार पढ़ेंगे। तो उसमें 22 जुलाई के पहले अगर अपने एसेट ट्रांसफर किए तो उसमें 15% होगा, एंड 23 जुलाई या उसके बाद अगर ट्रांसफर है तो कितना होगा, 20% टैक्स होगा। तो 5% से टैक्स रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। नाउ 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल में कौन से एसेट्स आते हैं, सबको पता है? कोई बताना चाहेगा? कमेंट करना, इसमें कौन से आते हैं 111A में? तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, इसमें पहला आता है शेयर्स, देन इक्विटी, ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जिसपे एसटीटी पेड हुआ है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर इस पे एसटीटी पेड हुआ है, एंड इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना होता है, लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स, है ना, लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स है तो ही वो शॉर्ट टर्म माना जाएगा। एंड नाउ व्हाट आर द टैक्स रेट, 15% एंड 20% है। तो अगर 22 एग्जाम में अगर 22 जुलाई या उसके पहले का ट्रांसफर मानता है ना, पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने 22 जुलाई के पहले खत्म हो रहा है तो 12.5%, एंड अगर 12 महीने 22 जुलाई के बाद खत्म हो रहा है तो कितना टैक्स देना है, 20%। एक आपको न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं, आप मेरे को बताना समझा कि नहीं। सो लेट्स से एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको एक न्यूमेरिकल बना के दिखाता हूं ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। ये एग्जाम्पल लेता है अपन टाटा मोटर्स, है ना, तो उसके शेयर्स मैंने परचेस किए हैं एंड यहाँ पे सेल किया है। ठीक है, परचेस भी किया और सेल भी किए हैं। तो 11 अप्रैल 2023 को परचेस किया है, या 11 जून करता हूं, और 9 जून 2024 को ट्रांसफर हुआ है। ठीक है ना, तो बताओ कितना होगा इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग, कहां से कहां तक होगा, 11 जून से 9 जून तक होगा कि नहीं, बताओ पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक होगा, 11 जून 23 से ओके
सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स, तो इसका टैक्स रेट 15% होगा। कितना होगा टैक्स रेट? 15%। ठीक है। सो मैंने आपको परचेज डेट क्या दिया था? 11 जून। सो 23 में लेके 24 में बेचा, तो ये सेल डेट पे फोकस करना है। तो ये 23 जुलाई के पहले है क्या? हाँ सर। 22 जुलाई उसके पहले है? यस। लेस देन 12 मंथ्स है? यस। तो ये क्या माना जाएगा? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म माना जाएगा 15%। अभी सपोज मैंने 1 दिसंबर 23 को लिया है और बेचा है 1 दिसंबर 24 को। ठीक है। तो इसका भी पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है? 12 मंथ से कम ही है। सो अगर मैं काउंट करता हूं 1 दिसंबर 23 से 1 दिसंबर 24, ये एग्जैक्टली 12 मंथ से उससे कम है। इसके टैक्स रेट आएगा 20%। क्योंकि ये डेट है, ये जो डेट है ये 23 जुलाई 24 के बाद है। ये 23 मतलब ये पीरियड ऑफ होल्डिंग चेंज नहीं हुआ है। मैं आपको कन्वे क्या कर रहा हूँ, पीरियड ऑफ होल्डिंग चेंज नहीं हुआ है, वो 12 मंथ्स ही रहेगा, बस टैक्स रेट चेंज हुआ है। एंड फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इंडेक्सेशन बेनिफिट नॉट अवेलेबल, वो भी आपको ध्यान में रखना है। इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, शॉर्ट टर्म के लिए इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। उसमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, वो अपन देखेंगे डिटेल में कैपिटल गेन में। अभी बस मैं आपको चेंजेस इन टैक्स रेट बता रहा हूँ चैप्टर 1 में, इसके न्यूमेरिकल में डिटेल में लूंगा, कैपिटल गेन में आप टेंशन मत लो। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, तो क्लियर है तो कमेंट में यस जरूर बोल के टाइप करके भेज देना। ठीक है, यहाँ तक हो गया? चलिए, अब इसको आराम से लिख लेना। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग चेंज नहीं हुआ है। क्या चेंज हुआ है? टैक्स रेट चेंज हुआ है, गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा दिया। थोड़ी गलत बात है बट क्या करें अभी। सिमिलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो थे 112 में, अच्छा 112 में कौन सा था एसेट्स अदर देन 112A, है ना? तो ये पहले आपको पता होना चाहिए। ये आपने लिख लिया सब लोगों ने? ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दो सेक्शंस अपने पास है। ये मैंने आपको अपने रेगुलर क्लास में लिख के दिया, वो भी नोट्स आप चेक कर सकते हैं। 112 है एंड 112 है। सो 112 में क्या था? वही जो अभी लिखा था, इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है, जिसपे क्या पे हुआ है? एसटीडी पे हुआ है। ठीक है, एंड यहां पे कौन सा आते हैं? अदर देन 112 है। तो अब इतना लर्न करोगे 112 में कौन से आते हैं? अदर देन 112 है। तो ये छोड़ के बाकी जो भी लॉन्ग टर्म एसेट है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर, डायमंड, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है ना, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है ना, जो भी हो सकता है। ठीक है, सभी एसेट्स आएंगे यहाँ पे सभी। मैंने कोई राइट ट्रांसफर किया है, इंश्योरेंस क्लेम मिला है, सभी लॉन्ग टर्म एसेट्स, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एसेट है, कोई भी हो सकता है बाकी एसेट्स का। ये छोड़ के बाकी कोई भी एसेट तो यहाँ पे आएगा। अभी इसमें गवर्नमेंट ने बहुत बड़े चेंजेस किए हैं। तो इसमें पहले अगर आपको याद है तो टैक्स रेट 20% था, बट वो विद इंडेक्सेशन था। अभी अमेंडमेंट करके विदाउट इंडेक्सेशन 12.5 किया है। बट इसका मैं कैपिटल गेन में डिटेल वर्किंग करूंगा, आपको न्यूमेरिकल भी करके बताऊंगा। तो अभी बस लर्न करना है। ये चैप्टर 1 में है, इसलिए मैंने आपको बस टैक्स रेट बता रहा हूँ। अभी इस पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। जब मैं कैपिटल गेन में पहुंचूंगा आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस हुए। वहां पे मैंने टेबल भी दिया है। ठीक है, तो देखो, तो लॉन्ग टर्म गेन में कितना हुआ है? 22 जुलाई के पहले है 20% एंड 23 जुलाई के बाद है तो 12.5%। ठीक है, तो ये मैंने रेट्स दिए। ठीक है, अभी एक बार अपने पढ़ लेते एंड फिर मैं आपको कैपिटल गेन में लेके जाता हूँ।
ना 112A, ना 112 में भी अमेंडमेंट हुआ है। 112 मतलब ये है जहां पे पहले 1 लाख तक एग्जाम था एंड उसके ऊपर कितना टैक्स था, बिफोर अमेंडमेंट क्या क्या था, पहले 1 लाख एग्जाम था एंड अबव 1 लाख 10% टैक्स था। इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता था। रिबेट अंडर सेक्शन 87 भी नहीं मिलता था, है ना। तो ये अपन ने पढ़ा था 112A में बिफोर अमेंडमेंट। अभी गवर्नमेंट ने ये 10% का रेट 12%, 12.5 कर दिया है और ये एग्जाम्शन भी 1.25 लाख कर दिया है। यह है आफ्टर अमेंडमेंट जो अभी मैं आपको कैपिटल में लेके जा रहा हूँ। जैसा अभी बता दिया क्या चेंज हुआ है। तो 112 में जो पहले 1 लाख एग्जाम था वो 1.25 लाख कर दिया, 25,000 से बढ़ा दिया है एंड टैक्स रेट भी 2.5% से बढ़ा दिया। तो इस पर मैं बात करता हूँ 2 मिनट दो। पहले रेट पढ़ लेते। तो लॉन्ग टर्म का 20 का कितना हो गया, 12.5 हो गया और ये 10 का कितना हो गया, 12.5 हो गया। तो कैपिटल गेन में ये 3 चेंजेस हुआ है। 15 का 20 हुआ, 20 का 12.5 हुआ, 10 का 12.5 हुआ एंड यहाँ पे 1.25 लाख का एग्जाम्शन दे दिया उन्होंने। बाकी कैजुअल इनकम 30%, कार्बन क्रेडिट 10%, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। स्पेशल कैटेगरी में जो इनकम थे ये मैंने बता दिया, इसको बोलते हैं स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, क्योंकि इनके लिए स्लैब एप्लीकेबल नहीं होते। ध्यान में रखना, एसएससी कोई भी हो, तुम एटीआर में हो या रेगुलर टैक्स रिजिम में हो, ये इनकम के टैक्स रेट्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ये आप चाहे तो आपको पता ही है, पर फिर भी आप लिख के रखना। क्या लिख के रखना है, ये जो टेबल है, ये जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, ये सभी एसएससी के लिए सेम है। पॉइंट नंबर 1, इसके लिए शिफ्टिंग के प्रोविजन कैपिटल गेन में होते हैं, बाकी जगह पे नहीं होते, वो भी इंडिविजुअल के लिए होते हैं, वो हम बात करेंगे। तो ये फिक्स रेट ऑफ टैक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जो टैक्स है वो ही भरना है। अभी अपन क्या करते हैं, अभी अपन थोड़ा कैपिटल गेन में जाते हैं, एक टेबल देख लेते हैं, फिर मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। आइए आप कैपिटल गेन में नीचे नोट्स में, तो ये मैंने कैपिटल गेन का आपको टॉपिक दिया है, तो उसमें से पहले जो टैक्स रेट है उसके बदल बता देता हूँ क्या क्या है। तो आपको आना है पेज नंबर 1.10 पे। चलो आपको आना है पेज नंबर 1.10 पे। तो पहला था 111A जो अपन टैक्स रेट पढ़ रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। अभी जैसे एक थ्योरेटिकल पॉइंट बता देता हूँ, इक्विटी शेयर्स पे एसटीटी परचेस पे भी लगता है और सेल पे भी लगता है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड है एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, इसमें खाली बेचते समय एसटीटी लगता है। ठीक है, तो देखो क्या अमेंडमेंट था। अगर 23 जुलाई के पहले हुआ है तो 15% एंड 23 जुलाई के बाद हुआ है तो 20% टैक्स लगेगा। कितना लगेगा, 20% टैक्स लगेगा। बस इतना ही अमेंडमेंट हुआ है। बाकी ये जो पार्ट था उसमें कोई बदलाव नहीं। क्या था ये, अपन ने पढ़ा था कि अगर आपने ट्रांजैक्शन इंडिया के बाहर किया है एसीजेड जोन में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, तो वहां पे बस एसटीडी पे नहीं किया तो भी चलेगा। एसटीडी पे नहीं किया तो भी यही टैक्स रेट्स होंगे 15 एंड 20%। एंड जो एसेट वहां पे 111A में नहीं आएगा उसके लिए स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा। क्या एप्लीकेबल होगा, स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा। तो ये था 111A। आपको इसका एक चार्ट बना के देखा था, अभी डिटेल में बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहले लिखूंगा मैं सेक्शन 111A एंड दूसरा अदर देन 11A। इसमें कितने एसेट्स आते हैं, इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। इसमें 2 पार्ट कर देता हूं। अगर एसटीटी पेड है तो यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है,
ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई को हुआ है या ऑन और आफ्टर 22 जुलाई तक हुआ है, तो यहाँ पे 15% था, यहाँ पे कितना हुआ है 20%। तो ये रहा अमेंडमेंट अपना पहला, दिस इज द अमेंडमेंट। ये रहा आपका अमेंडमेंट कि एग्जाम में आपको चेक करना है कि जो क्वेश्चन है वो 23 जुलाई के पहले दिया है या बाद में दिया है, ठीक है। अच्छा, अदर एसेट्स के लिए एज पर द एसएससी, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। एज पर एसएससी का मतलब क्या है, अगर अपन इंडिविजुअल है तो स्लैब के हिसाब से होगा, कंपनी है तो 30% होगा, पार्टनरशिप फॉर्म है तो 30%। तो उस एसएससी के लिए जो टैक्स रेट्स है लाइक नॉर्मल इनकम वो होगा, कोई स्पेशल कैटेगरी वगैरह कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड सपोज एसटीटी नॉट पेड है तो फिर वो भी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एसटीडी आपने पे किया तो ही आप कहाँ पे हो 111 में। अगर आपने एसटीडी पे नहीं किया तो फिर ऑब्वियसली आप नॉर्मल कैटेगरी में हो, एंड फिर एज पर द एसएससी आपके लिए टैक्स रेट एप्लीकेबल होंगे। तो बस ये टेबल आपने बहुत बार देखा है, ये अमेंडमेंट लर्न करना है। अच्छा, बाकी कॉमन पॉइंट्स क्या रहेंगे जो अपन ने लास्ट टाइम देखे थे, उसको एक बार बता देता हूँ। जो लास्ट कॉलम में दिया है, यहाँ तक लिख के हो गया। देखो यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडिविजुअल एचएफ है तो शिफ्टिंग होगा। शिफ्टिंग कब होता है, अपना जो स्लैबल है इनकम है वो अगर 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख के अंदर है तो शिफ्टिंग होगा। तो ये इस पे कुछ चेंज नहीं है। और एटीसी टू एटीओ के डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, वो पहले भी नहीं मिलते थे और आज भी नहीं मिलेंगे। लेकिन जो अदर इनकम है उसके लिए डिडक्शन मिलेंगे और उसके लिए शिफ्टिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके लिए टैक्स रेट क्या है, एज पर स्लैब रेट है। तो अगर मैं बाकी चीजों की बात करता हूं तो डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी टू एटीयू यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। शिफ्टिंग यस, यहाँ पे नो, पर शिफ्टिंग किसके लिए होगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचओएफ। बाकी कंपनी फर्म एओपी भी कुछ भी शिफ्टिंग नहीं होगा, डायरेक्ट टैक्स आएगा। बस इतना आपको लर्न करना है। रिबेट का लिखना है तो दोनों को मिलेगा सर, रिबेट में कोई प्रॉब्लम नहीं। रिबेट अंडर सेक्शन 87A यहाँ पे भी मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा। सो ये था गाइस शॉर्ट टर्म कैपिटल का पहला अमेंडमेंट। मतलब अपन ने जो इतना डिस्कस किया उसमें से पहला अमेंडमेंट अपन ने कंप्लीट कर दिया जो था 111 का। आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन। ये डायग्राम अच्छे से बना लेना, कुछ भी डाउट से तो कमेंट करना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये रहा अमेंडमेंट, तो ये ऐसे आपको अच्छे से लिखना है। तो ये था 111A का पहला अमेंडमेंट, ठीक है। हो गया सबका, लिख लो, तो तब तक पानी पीता हूं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 112। अभी 112 में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, बहुत सारे हुए हैं। चलो देखो क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन लॉन्ग टर्म गेन टैक्सेबल अंडर 112 है। तो पहले अपन 112 डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ये 112 है जो अपन ने लिखा था अभी। लॉन्ग टर्म गेन इज ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, जिसपे एसटीटी पे हुआ है। अभी ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा, इक्विटी शेयर्स में परचेज से दोनों पे एसटीटी पे होना चाहिए, एंड बाकी जो यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस, इसमें खाली ट्रांसफर होना चाहिए। तो यहाँ पे वही शेयर्स आते हैं जिसमें सेल परचेज दोनों पे एसटीटी पे हुआ है, मतलब वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांसफर हुआ है, तभी एसटीटी पे होता है, तभी 112 में आएगा। एंड बाकी जो दो उसमें खाली ट्रांसफर पे है, परचेज पे नहीं है, ठीक है। अब इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है, देखो क्या है। तो अभी यहाँ पे अपन थोड़ा, अभी ये डायग्राम थोड़ा बड़ा बनने वाला है,
अभी मत लिखना, पहले मेरे को पूरा कंप्लीट करने दो, फिर आप आराम से लिखना। तो 112 में इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, शॉर्ट फॉर्म लिखा है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है, ध्यान से सुनना। अच्छा, इसमें अभी आपको पहले क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। टैक्स रेट में चेंज हुआ है, कितना रेट चेंज हुआ है, 23 जुलाई के पहले तो 10% था, अभी कितना किया वो 12.5% किया है। तो देखो अभी क्या चेंज किया है, तो अगर ट्रांसफर 23 जुलाई के बाद हुआ है या 23 जुलाई 2024 उसके बाद हुआ है, तो जो पहले टैक्स रेट था 10% टैक्स था, वो बढ़ा के अभी कर दिया 12.5%। सो 10% का टैक्स रेट कितना कर दिया 12.5। ये रहा पहला अमेंडमेंट है, कितना कर दिया टैक्स रेट 10 का 12.5 का। अब बाद में लिखना, बहुत बड़ा डायग्राम बनने वाला है, बाद में लिखना, ठीक है। अच्छा, और कुछ चेंज हुआ है क्या, हुआ है ना। यहाँ पे जो एग्जाम था, एग्जाम अप टू 1 लाख, एंड यहाँ पे उन्होंने एग्जाम कर दिया अप टू 1.25 लाख। ये दूसरा अमेंडमेंट है ना। तो ये रहा अमेंडमेंट पार्ट। तो बाकी आपने जो भी पढ़ा है, शिफ्टिंग वगैरह, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अभी ये भी लॉजिक बता, तो 10 का 12.5 क्यों किया एंड 1 लाख का 1.25 क्यों किया ना। बहुत सिंपल है। सी, लॉजिकली गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया तो कॉमन मैन तो खुश नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे टैक्सेस अपन दे रहे हैं, है ना। तो ये और एक एक्स्ट्रा टैक्स। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, अगर हम टैक्स रेट बढ़ा रहे हैं तो हम आपका एग्जाम्पशन लिमिट भी बढ़ा देंगे। तो थोड़ा आप कैलकुलेट करना कि अगर 1,25,000 रुपए अगर अपन टैक्स निकालते हैं 10%, है ना, या 12.5%, कितना आता है बताओ। 1 लाख पे अगर आप निकालते 12.5% तो कितना आएगा 12,500 आएगा। या उल्टा करो, 1,25,000 पे अगर अपन 10% निकालते हैं, 1,25,000 पे 10% कितना आएगा 12,500 आएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पे 2.5% से टैक्स रेट बढ़ा दिया है, यहाँ पे ये भी 25,000 से बढ़ा दिया है। तो बोले टैक्स रेट आपका बढ़ा दिया, बट तो इंक्रीज जो आपका 25,000 की इनकम है उसका टैक्स गवर्नमेंट ने सेट ऑफ कर दिया है ना। अगर पहले के हिसाब से होता तो तुम 1.25 लाख पे कितना टैक्स देते हो देखो। अगर 1.25 लाख पे 10%, 12.5 एग्जाम्प्ट होगा। अभी 1.25 लाख पे 12.5% एग्जाम्प्ट होगा, तो उल्टा आपका ज्यादा सेविंग हो रहा है। आप कैलकुलेट करके देखना, 1.25 लाख का 10% एंड 1.25 लाख का 12.5%, तो उल्टा यहाँ पे आपका फायदा ज्यादा हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने अपने फायदे की बात की, बट उन्होंने उनका फायदा भी देखा है कि उनको अभी उसके ऊपर जो भी टैक्स इनकम होगा आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये पहला अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ है जो आपको अच्छे से लर्न करना है। अभी एक क्वेश्चन अराइज होगा, सर तो मेरा ओवरऑल एग्जाम्पशन 2.25 लाख का हुआ क्या, क्योंकि 23 जुलाई के पहले जो है, 23 जुलाई के पहले 1 लाख था, 23 जुलाई के बाद 2.25 लाख था। तो नहीं, ये जो लिमिट है ना, ये मैक्स 1.25 लाख ही रहेगा। ये 2.25 लाख नहीं मिलेगा, इसलिए काफी नोट्स में मैंने भी डायरेक्ट 1.25 लाख आपको लिख के दिया नोट्स में, है ना, क्योंकि ओवरऑल 2.25 लाख एग्जाम होगा ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप ऐसे लर्न करो कि 23 जुलाई के पहले भी है या बाद में है, दोनों मिला के एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा कि 1 लाख यहाँ पे 125 यहाँ पे, 2.25 लाख नहीं मिलेगा, टोटल मिला के 1.20 लाख मिलेगा। और डायरेक्टली कितना माफ होगा, कितना माफ होगा 12.5% तक क्या हो जाएगा आपका टैक्स माफ हो जाएगा।
ठीक है, तो ये बिफोर अमेंडमेंट था। तो अभी अभी आपको लर्न क्या करना है, सिंपल, 23 जुलाई के पहले तो अपना पुराना टैक्स सिस्टम था, है ना। 23 जुलाई के बाद है तो कितना होगा, 1.25 लाख एग्जम्प्ट होगा एंड बाकी, तो आप 1 लाख भी बोल सकते हैं या एग्रीगेट 1.25 लाख भी लर्न कर सकते हैं। तो 23 जुलाई के पहले तो 10%, 23 जुलाई के बाद है तो 12.5% एंड 1.25 लाख का एग्जाम्पशन तो वैसे ही मिल जाएगा क्योंकि एग्रीगेट लिमिट है। तो आप डायरेक्टली 1.25 लाख लर्न किया तो भी चलने वाला है, जो मैंने नोट्स में वैसे ही दिया है, दोनों जगह पे 1.25 लाख दिया, वही सोच के दिया है। तो आप कंफ्यूज मत होना, मैंने ऑलरेडी बता दिया, वो एग्रीगेट्स कर दिया है। बाकी शिफ्टिंग वगैरह होगा, यस, डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, है ना, तो ये बाकी सब चीजें सेम ही है। देन रिबेट नहीं मिलेगा और इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये तो आप सबको पता ही है। तो इसके नोट्स क्या क्या लर्न करना है अपने को, नोट्स, नो रिबेट अंडर सेक्शन 87A। 87A में रिबेट सबको नहीं मिलता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल एफसीओ को मिलता है, तो ये पॉइंट उन्हीं के लिए है। देन नो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, शिफ्टिंग अलाउड। शिफ्टिंग किन के लिए अलाउ होगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। किसके लिए होगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ। रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए शिफ्टिंग होगा, ठीक है, और इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये था अमेंडमेंट। अभी देखते हैं अपन बाकी एसेट्स। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, अदर देन 112A प्लस, ठीक है, तो 112 छोड़ के जो भी एसेट्स है उसमें भी रेट में चेंज हुआ है। देखो अभी क्या हुआ है, ये मैं अभी ऊपर आता हूं, ये आता, देखो ये हूं मैं पेज नंबर 1.11 पे हूं। देखो लॉन्ग टर्म गेन अदर देन 112 है, 112 डिस्कस कर दिया। उसमें क्या, देखो अगर 23 जुलाई के पहले है ना, 23 जुलाई के पहले है तो दो पार्ट विद इंडेक्सेशन आपको, तो यहाँ पे दो पार्ट करूंगा मैं। तेईस जुलाई के पहले ट्रांसफर देखो कैसे लिखा है मैंने अपने, 20% विद इंडेक्सेशन एंड नॉन लिस्टेड शेयर्स एंड जीरो कूपन बॉन्ड है तो दो ऑप्शंस। तो उसको मैं ऐसे लिखता हूं, नॉन लिस्टेड शेयर्स जीरो कूपन बॉन्ड दो ऑप्शंस, 20% विद इंडेक्सेशन, 10% विदाउट इंडेक्सेशन। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं, ये पहले ऐसा ही है, ठीक है। अदर अदर कैपिटल एसेट्स, उसमें 20% विद इंडेक्सेशन, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं, ये ऐसे ही था पहले भी, आप अपने पूरा नोट चेक कर लेना, ऐसे ही था। तो अमेंडमेंट कब हुआ है, बाद में हुआ है, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24। तो ये चार्ट जो मैं बना रहा हूँ ये आपको बाद में एंड में अच्छे से बनाना, अभी घाई मत करो, अभी देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, एंड कुछ भी डाउट है तो कमेंट करना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। हाँ, अभी 23 जुलाई के बाद है तो दो ऑप्शंस कर दिए, लैंड एंड बिल्डिंग अगर है तो ऐसा, ओके, तो देखो क्या है, तो इसमें वापस दो पार्ट करूंगा मैं, लैंड और बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स, है ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग में दो पार्ट करूंगा मैं, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ हो तो गवर्नमेंट ने आपको दो ऑप्शंस दिए, 20%
with indexation and 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। ये रहा आपका पहला अमेंडमेंट। तो अगर आपने लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर किया कब, 23 जुलाई 24 के बाद, एंड अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल एचओएफ हो, तो दो ऑप्शन है आपके पास, है ना। इसमें से आपको कौन सा लेना है, विच एवर इज बेनिफिशियल टू इंडिविजुअल एचओएफ। तो आपको दोनों तरह से कैलकुलेट करके देखना है कि विद इंडेक्सेशन टैक्स ज्यादा आ रहा है या विदाउट। मोस्टली विदाउट ही टैक्स कम आएगा, बट आपको कैलकुलेट करके देखना है जहां पे टैक्स की बचत होगी वो आपको ऑप्शन को जाना है, ठीक है। ओके, ये था इनके लिए। नाउ अदर एसएससी, अदर एसएससी के लिए वापस एक अमेंडमेंट हुआ है। आपको कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा स्ट्रेट अवे विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%। तो 23 जुलाई के बाद किसी पार्टनरशिप फर्म ने बिल्डिंग बेच दिया तो पहले उनको इंडेक्सेशन मिलता था, अभी उनको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग में दो ऑप्शन है, आप चेक करो कि आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो तो ये दो ऑप्शंस, ठीक है। एंड अदर एसेट्स के लिए सब, अदर एसेट्स के लिए सबके लिए एक कर दिया है, नो इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%। ये जो मैंने ग्रीन कलर से बॉक्स किया ना, ये आपके अमेंडमेंट्स है। तो चलिए एक बार वापस बताता हूं। अदर देन 112 जो भी एसेट्स है, अदर देन 112 में कौन से आते हैं, जिसपे अपन ने एसटीडी पे किया है ना, क्या पे किया है, एसटीडी पे किया है। सो 23 जुलाई 24 के पहले है तो नॉन लिस्टेड शेयर्स या जीरो कूपन बॉन्ड है तो 20%, 10%, 20% विद इंडेक्सेशन, 10 विदाउट। अदर कैपिटल एसेट्स के लिए 20% विद इंडेक्सेशन। अदर मतलब कौन से, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, है ना, उन सब के लिए। 23 जुलाई के बाद है तो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए दो पार्ट है। अगर आप इंडिविजुअल एचएफ हो तो विद इंडेक्सेशन 20%, अदरवाइज 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन। इसमें से जो आपके लिए बेनिफिशियल वो लेना है। एंड बाकी कोई एसएससी है 23 जुलाई के बाद इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। बट ये कौन सा एसेट्स है जिसका ट्रांसफर 23 जुलाई के बाद हुआ है। लेकिन सपोज मैं 23 जुलाई के बाद ही खरीदता हूं तो फिर किसी को भी, तो ये कौन से एसेट्स है टेक्निकली, जो परचेज 23 जुलाई के पहले हुआ है एंड ट्रांसफर 23 जुलाई के बाद हुआ है। अभी सोचो जिन लोगों ने एसेट ही 23 जुलाई के बाद लिया है उनको किसी को भी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। हाँ, ये पुराने लोगों के लिए, आपको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया है कि जिन्होंने टैक्स टाइम के हिसाब से घर लिए है। तो ये मतलब जो बंदा 23 जुलाई के बाद घर बुक करेगा तो ये एक्वार्ड भी कब होना चाहिए, ये दोनों है, खाली ट्रांसफर नहीं। ट्रांसफर पहले है बट एक्वार्ड बिफोर होना चाहिए। एक्वार्ड कब होना चाहिए, बिफोर होना चाहिए। एंड अगर कोई बंदा अगले साल करता है तो उसके लिए अमेंडमेंट होगा ही डायरेक्ट, तो अगले साल सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये किन के लिए बताऊं, ये जो टेबल है वो किन एसेट्स के लिए, जो 23 जुलाई 24 के पहले एक्वायर्ड किए हैं। ये ध्यान में रखना, ये एक्वायर्ड कब हुआ है, 23 जुलाई 24 के पहले एक्वायर्ड किया है एंड ट्रांसफर भी एक उसके पहले हुआ है, उसके बाद हुआ है। लेकिन जो लोग 23 जुलाई के बाद ही एसेट लेंगे, 23 जुलाई के बाद एसेट ही नया लिया है, उनको सबको यहाँ पे डाल दिया है 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। सो ये तो टेबल आप लर्न कर लोगे, बट मेन चीज क्या है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैंने एसेट ही 23 जुलाई 24 के बाद लिया है तो लैंड एंड बिल्डिंग क्यों ना हो, इंडेक्सेशन क्लेम ही नहीं करना है, डायरेक्ट 12.5% देना है। बट वो क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि वो लॉन्ग टर्म होने के लिए 2 साल लगेंगे, बट इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से लर्न करना है। तो ये था टैक्स रेट में चेंजेस। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, तो एक बार वापस बताता हूँ। तो 112 में अगर यही है, 112 में कब आएंगे, अगर एसटीडी पे किया तो, एसटीडी पे नहीं किया तो फिर वो अगेन तो यहाँ पे भी आ सकते हैं। अगर इसमें एसटीडी पे नहीं किया तो फिर यहाँ पे आएंगे, ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे लिखो एसटीडी पेड, एसटीडी पे नहीं किया तो फिर वापस यहाँ पे आ जाएंगे वो।
है ना। तो ये एसटीडी पेड है तो यहाँ पे, एसटीडी पेड है तो यहाँ पे, तो ये है, ऐसे वर्किंग होगा। बट ध्यान में रखना ये टेबल उन्हीं एसेट्स के लिए एप्लीकेबल है जो एक्वायर्ड भी 23 जुलाई के पहले हुआ है। 23 जुलाई 24 के बाद अगर एक्वायर्ड होता है ये एसेट, अच्छा इसमें तो इंडेक्सेशन मिलता नहीं, मैं 112 की बात कर रहा हूँ। कौन सा ये सेक्शन 112, आपको इंडेक्सेशन तो मिलेगा नहीं, डायरेक्ट 12.5% टैक्स देना है विदाउट इंडेक्सेशन। कितना देना टैक्स आपको? 12.5% टैक्स देना है विदाउट एनी इंडेक्सेशन। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। इसको अच्छे से लिख लेना एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करना मॉडल में से, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा। और मैं यूट्यूब पे रिवीजन ले रहा हूँ, उसमें भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अभी प्योरली अमेंडमेंट्स है, तो ये तो आप देखो ही, प्लस मेरा रिवीजन सीरीज का लिंक मैंने नीचे दिया है, तो सभी रिवीजन सेशन देख लेना। उसमें न्यूमेरिकल थ्योरी मैंने सब कवर किया है, तो और उसका प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। मैं अमेंडमेंट ज्यादा लंबे नहीं ले सकता हूँ, आप बोर हो जाओगे। तो क्योंकि सबको न्यूमेरिकल नहीं चाहिए, उन लोगों को खाली अमेंडमेंट चाहिए, तो ये खाली अमेंडमेंट सेशन है। इसके न्यूमेरिकल अलग से रिकॉर्ड करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, डोंट वरी। देखो देखो एक्वायर्ड बिफोर 23 जुलाई, है ना, 23 जुलाई के पहले। अच्छा अदर एसेट्स है तो 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन, एंड फॉर अदर एसेट जो मैंने लिखा था इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। तो ये जो टेबल है वापस बताता हूँ, ये उन्हीं एसेट्स के लिए एप्लीकेबल है जो एक्वायर्ड कब हुआ है, दोनों है। एक्वायर्ड बिफोर 23 जुलाई, वन इज ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई, वन इज ट्रांसफर आफ्टर 23 जुलाई। तो अगर मैं यहाँ पे अगर नोट लिखना चाहता हूँ, नोट इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इज acquired after 23 जुलाई 24, then at the time of transfer, पहले क्या होगा, नो इंडेक्सेशन एंड टैक्स, 12% फॉल ऑल एसएससी एंड फॉर ओके ऑल एसएससी के लिए होगा। तो ये जो ऊपर का टेबल है तभी अप्लाई होगा जब एसेट अपन ने बिफोर एक्वायर्ड किया, आफ्टर एक्वायर्ड किया तो नो इंडेक्सेशन 12.5%। तो जिन लोगों ने 23 जुलाई 24 के बाद घर लिया, तो अगर आपके पेरेंट्स अभी रिसेंटली घर लिया है तो उनके लिए लॉन्ग टर्म गेन पे नो इंडेक्सेशन 12.5%। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो अभी अपन आते हैं चैप्टर 1 में, एंड जब वापस में आऊंगा इसमें तो वापस पढ़ाऊंगा। अभी कैपिटल गेन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, अभी मैंने खाली चैप्टर 1 के आपको बता दिया जो टैक्स रेट में चेंजेस थे। आइए, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। और क्या चेंजेस हुए हैं, छोटे मोटे चेंजेस, अभी मेजर चेंजेस नहीं। जो डोमेस्टिक कंपनी के लिए जो टैक्स रेट्स होते हैं उसमें यहाँ पे एक चेंज हुआ है। हमेशा गवर्नमेंट एक साल आगे बढ़ाती है ना। तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए 4 टैक्स रेट सबको पता है, एक 15% है, कुछ केसेस में 22 है, 25 है और 30 है। तो इसमें टैक्स रेट में किधर बदलाव नहीं हुआ है, टर्नओवर बदला हुआ है। तो जिनके लिए 25% टैक्स रेट था उनके लिए टर्नओवर अपन पहले लेते थे 21-22 का। अभी कौन सा टर्नओवर लेना है, अगर आपको 22-23 का टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो इस साल जो इनकम मिलेगा, इसलिए AY 25-26 है, इस साल जो इनकम मिलेगा उसमें आपको 25% टैक्स देना है। कितना देना है, 25%। तो टर्नओवर कौन सी का, 22-23 का। पहले अपने उसमें 21-22 था, कुछ काम का नहीं है, ठीक है, बाकी सब सेम ही है। और डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट चेंज हुआ है, जो पहले 40% था अभी 35% किया गवर्नमेंट ने। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चक्कर में या बाहर के बहुत सारे इन्वेस्टर को यहाँ पे लाने के लिए 40 का टैक्स रेट कितना कर दिया, 35% कर दिया, क्योंकि एनआरएस इंडिया में बहुत इन्वेस्ट करते हैं एंड अपने को उनकी पैसे की बहुत जरूरत है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। तो यहाँ पे भी ऐसा होगा। नेक्स्ट नाउ आता है अल्टरनेट टैक्स रेजिम, इसमें चेंजेस हुए हैं। इसमें क्या हुआ है, चेंजेस हुआ है, ठीक है। देखते क्या क्या चेंजेस हुए हैं नाउ। बाकी ये थ्योरी थोड़ी है, तो अभी अपन फोकस कर रहे हैं इंडिविजुअल एचएफ के लिए, वही अपने सिलेबस इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने दोनों रेट्स दिए, ये अपन ने लास्ट ईयर तक पढ़े थे, और ये है AY 25-26। तो मैंने दोनों दिए ताकि पुराने बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। तो पहले अपन ओल्ड रेट पढ़ लेते फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। अप टू 3 लाख रुपीज अपन ने पढ़ा था टैक्स रेट में, यस सर। 3 लाख टू 6 लाख 5%, 6 to 9 10%, 9 to 12 15%,
एंड 12 to 15 20%, अबव 15 लाख 30%। ये टैक्स अपन ने पढ़े थे। अभी अमेंडमेंट कहां पे हुआ है, बस यहां पे चेंज हुआ है, बाकी किधर भी चेंज नहीं हुआ है, दो ही जगह पे चेंज हुआ है। इसलिए मैंने आपको सेम टेबल कंपेरेटिव बना के दिया है कि 3 लाख से 7 लाख तक 5% टैक्स होगा। टैक्स रेट में कुछ चेंज नहीं है। 7 to 10 10% होगा, 10 से 12 कितना होगा 15%, 12 के आगे सेम रहेगा। तो 1 2 3, तो ये 3 चेंजेस हुए बस। बाकी टैक्स रेट से मैं न्यूमेरिकल लेके बताता हूँ, बट आप पहले टैक्स रेट देख लो। इसलिए मैंने पुराने भी दिए नए भी दिए, आराम से देख लो। तो अपने के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं ताकि अपने को आइडिया आएगा कि गवर्नमेंट ने और कितना अपने को टैक्स बेनिफिट दिया है। ठीक है, तो ये चेंज हुआ है। लेट्स सी कितना टैक्स की बचत हो रही है। अभी अज्यूम करो ये है मिस्टर ए, रेसिडेंट, एज 49, है ना। अब इसका मैं इनकम निकालता हूं, पहले रेगुलर स्कीम में निकालूंगा, फिर एटीआर में निकालूंगा। एटीआर में दोनों निकाल के बताता हूं। सपोज उसका इनकम है 15 लाख तो आपने बाद में लिखा तो भी चलेगा, पहले आप समझ लो मैं कैसे लिख रहा हूं, है ना। पहले ध्यान दो। मैं यहां पे अब हम पहले क्या करते थे, मैं एक मिनट कैलसी लेता हूं, बिना कैलसी कैसे होगा। सो यहां पे मैं लिखता था अप टू 2.5 लाख नो टैक्स, 2.5 लाख टू 5 लाख, 5% ऑन डिफरेंस 12,500, 5 लाख से 10 लाख 20% 1 लाख, अबाउट 10 लाख 30%, 1,50,000। तो 262 500 टैक्स आता था प्लस 4% सेस। 2,73,000। ठीक है, ये अपन ने किया था, एक बार चेक करो बराबर है क्या। ठीक है, ये था रेगुलर स्कीम। अभी दूसरा मैं बनाऊंगा, दूसरा जो अपन ने किया था एटीआर अप टू ए वाई 24-25, एंड फिर नया भी करके दिखाऊंगा जो अमेंडमेंट है। एटीआर फ्रॉम ए वाई 25-26 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये पहले दो टेबल अपन ने लास्ट ईयर पे सॉल्व किए थे, अभी थर्ड टेबल है, फर्स्ट टेबल लगेगा। तो ये टेबल क्या था अपना, 3 लाख से 6 लाख तक था ना, तो वो लिख दे अपन। तो 3 to 6 कितना करते थे, 5%, 6 to 9 10%। ये पूरा है दोस्तों, बस आपको एक रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। तो खाली अमेंडमेंट मत पढ़ो, कितना फायदा और वो भी समझना है ना। हाँ, तो 6 to 9 कितना था 10%, तो ये 30,000 आएगा। 9 लाख टू 12 लाख कितना था 15%, तो वो आता था 45,000। 12 लाख टू 15 लाख 20%, 60,000। तो अगर इसका मैं टोटल लेता हूं तो देखो कितना आ रहा है, चेक करो जरा।
1,50,000 टैक्स प्लस 4% से 6,000, 1,56,000। मतलब टोटल यहाँ पे अपना टैक्स सेविंग हो रहा था 1,12,500। अगर आप दोनों का सेस तो सब जगह पे लगता ही है ना, बट इफ यू कंपेयर ओनली टैक्स, उसमें सेविंग कितना था? 1,12,500 से सेविंग था। अभी गवर्नमेंट ने आपको रिलीफ देने के लिए और टैक्स रेट कम कर दिया, तो देखो अब इस बार कितना सेविंग हो रहा है। एंड ये रहा अमेंडमेंट। तो आपने ये लास्ट ईयर किया था एग्जाम में भी, ये सेकंड टेबल भूल जाओ, पहले टेबल तो एज इट इज रहेगा। थर्ड टेबल देखो क्या करना है। अभी 3 to 7, 7 to 10 होगा, थोड़े से चेंज होंगे। सो अप टू 3 लाख कोई टैक्स रेट नहीं, ठीक है। 3 लाख टू 7 लाख 5%, 7 लाख टू 10 लाख 10%, बराबर है। उसके बाद 10 से 12 15%, एंड 12 से 15 20%। तो अगर मैं टैक्स निकालता हूं, देखो कितना टैक्स है। 1,40,000 के देखो, पहले 4 लाख का 5% 20,000, 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 15% 30,000, 3 लाख का 60,000, 140 प्लस 6,000 4% कितना आएगा? 5,600, 156 146 500, 245 600। तो यहाँ पे आपकी और 10,000 का सेविंग हो गया, 10,000 10K। ये गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया, आपकी बचत और 10,000 से बढ़ा दी। सो कॉमन मैन को और 10,000 का रिलीफ दे दिया। सो 6 का 7 कर दिया, 9 का 10 कर दिया, आगे एज इट इज रखा, आगे कुछ भी चेंज नहीं किया है, 1-1 लाख आगे बढ़ा दिया। ओवरऑल तो अभी एग्जाम में आपको ये करना है, और ये तो अभी पुराना हो गया, ये तो मैंने आपको बस दिखाया है, ये अभी नहीं करना है। बस आपको याद आना चाहिए कि अपन ने क्या क्या था, क्या फायदा वो बता रहा हूँ। तो और 10,000 से आपका टैक्स क्या हो गया? कम हो गया। तो कॉमन मैन जिनका इनकम 15 लाख तक है, तो 10,000 का टैक्स बहुत बड़ी बात है, और सेव हो गया, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये है अपना नया ऑप्शनल टैक्स रिजिम। ये कौन सा स्कीम है? ये है ऑप्शनल टैक्स रिजिम। या तो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सो ये थे टैक्स रेट्स। 15 के ऊपर तो 30% ही है। बाकी कुछ चेंज हुआ है कि नहीं? बाकी सब कुछ सेम ही है, बस इतना ही चेंज हुआ है ना। बाकी जहां जहां पे अमेंडमेंट से मैं आगे कवर करूंगा, कुछ कुछ अमेंडमेंट है, बट अभी टैक्स रेट में इतना ही है, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस है, वो आने वाले चैप्टर में कवर हो जाएंगे। बट अभी मेन जो चेंज है वो टैक्स रेट का है, जो आप अच्छे से लर्न कर लो। ये चेंज यहाँ पे हुआ है। बाकी रिबेट वगैरह में कुछ चेंज नहीं हुआ है। वो 7 लाख तक जो मिलता था 25,000, वो सब एज इट इज रहेगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर आप चाहिए तो रिबेट में कोई चेंज नहीं है, इंफॉर्मेशन लिख के देता हूं। रिबेट अंडर सेक्शन 87A कब तक मिलेगा? पहला कंडीशन, इनकम कितना होना चाहिए? इनकम अप टू 7 लाख हो, कितना मिलेगा? 100% ऑफ इनकम टैक्स और 25,000 विच और लेस। ये पहला, ये तो एज इट इज था। दूसरा, अगर आपको याद है, अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था मार्जिनल रिलीफ इन रिबेट अंडर सेक्शन 87A, है ना। क्या अपन ने डिस्कस किया था कि 7 लाख पे अगर मेरा इनकम है तो मेरा टैक्स 0 आता है, एंड 7,10,000 अगर मेरा इनकम है तो मेरा टैक्स ज्यादा आ जाता है। तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या दिया था? मार्जिनल रिलीफ दिया था इन रिबेट। वो भी एज इट इज है, पर उसका लिमिट चेंज हुआ है। मतलब अप टू AY
24, 25, 7, 27, 770 तक मिलता था वो। तो मार्जिन लिफ रिबेट में कब निकालना है, ये रेंज मैंने आपको डिफाइन करके दिया है, ये अपन ने लास्ट टाइम भी क्लास में किया था। ये 727, 770 तो मिलेगा, बट इस साल से टैक्स रेट में चेंज हुआ है ना, तो ये थोड़ा कम हो गया है। फ्रॉम AY 25, 26 ये लिमिट कम हो क्या हो गया है 722,220। तो एग्जाम में एकदम सिंपल बताता हूं कि अगर आपको मार्जिन निकालना है इन ATR, तो अगर आपका इनकम 722,220 है तो ही वर्किंग करना है, उससे ज्यादा है तो रिलीफ के बारे में सोचना मत, डायरेक्टली सेस ऐड करके क्वेश्चन खत्म करना है। तो ये एक छोटा सा अमेंडमेंट नहीं बोल सकते, वो ऊपर टैक्स रेट्स कम हो गए ना 1 लाख से, इसलिए थोड़े लिमिट शिफ्ट हो गए, बाकी कुछ नहीं। ये एक छोटा सा चेंज आपको ध्यान में रखना है। तो अपन ने लास्ट टाइम इसके न्यूमेरिकल भी किया है। तो रिबेट कब मिलेगा, अभी मार्जिन लिफ्ट कब मिलेगा, 722,220 तो मिलेगा। जो पहले 727 तक था उससे ज्यादा है तो आप क्लेम ही मत करो। जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया 15 लाख का, मैंने सोचा भी नहीं, लेकिन 722,220 है तो रिलीफ क्लेम करेंगे एंड वो एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। जैसे अपन मार्जिन निकालते हैं ना वैसे निकालना है, कोई चेंज नहीं है। तो जब भी आप मार्जिन का प्रैक्टिस करोगे, इसका एक न्यूमेरिकल यही इनकम लेके करके देखना है ना, सेम सिस्टम पर, एक बार मार्जिन रिवाइज कर लो, उसके हिसाब से होगा। ठीक है, तो गाइस ये थे चैप्टर 1 के मेजर चेंजेस, जो मेन चेंजेस थे टैक्स रेट्स के बारे में मैंने बता दी है। एंड अगेन मैं बता रहा हूँ कि जो इररिलेवेंट अमेंडमेंट से मैं कवर नहीं करूंगा, मतलब मेरे को आपको 20-25 घंटे के अमेंड देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो आपके लिए रिलेवेंट है, जो एग्जाम में आने वाला है, वही आपको दूंगा। मैं ज्यादा अमेंड देके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। वैसे तो अमेंडमेंट बहुत सारे हैं, बट अननेसेसरी दिस इज मोर देन इनफ, है ना, दिस इज मोर देन इनफ। आप टेंशन मत लो, ये इतना इनफ है, इससे ज्यादा कुछ भी मत करना। अच्छा, रेसिडेंट स्टेटस में कुछ भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है, चैप्टर 2 में कोई इशू नहीं है। इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स में अमेंडमेंट हुआ है, जो अपन कैपिटल गेन में भी कवर करने वाले हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स पे। क्या था, बायबैक पे अमेंडमेंट हुआ है। तो देखो क्या लिखा है, सेक्शन 46A प्रोवाइड मोड ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ कैपिटल गेन व्हेन द शेयर्स ऑफर फॉर बायबैक। देखो, तो 1 अक्टूबर 24 के पहले क्या था। अच्छा, ये यहाँ पे क्यों पढ़ रहे, क्योंकि ये है सेक्शन 1034A, तो ये चैप्टर 3 में भी आता है, इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स, एंड कैपिटल गेन भी आएगा। तो यहीं पे पढ़ा रहा हूँ, तो कैपिटल गेन में वापस अपन नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो देखो, बिफोर अमेंडमेंट क्या था एंड आफ्टर अमेंडमेंट क्या था। देखो क्या लिखा था, अच्छा ये है ट्रीटमेंट बिफोर अमेंडमेंट। तो आपको ध्यान में रखना कि ये जो पॉइंट नंबर ए है, ये है बिफोर अमेंडमेंट, वहां पे बाजू लिख कर रखना। ठीक है, तो पहले पढ़ते बिफोर अमेंडमेंट, रिवीजन ही कर रहे हैं अपन, नया कुछ भी नहीं है। Section 46A provide that in case of buyback of shares, difference between cost of acquisition and consideration received by shareholder shall be deemed to be income of recipient। तो वो shareholder के हाथ में क्या था, इनकम मानेंगे, लेकिन nothing is taxed in the hands of shareholder as the entire amount is exempt under section 1034A। तो यहाँ पे 1034A, तो ये एग्जाम था, क्या था, एग्जाम था। कंपनी के ऊपर कितना टैक्स था, 20% टैक्स था, है ना। तो 1 अक्टूबर मतलब 30 सितंबर 24 के पहले जो भी बायबैक हुआ है, उसमें कैपिटल गेन आपके हाथ में निकाला जाएगा, लेकिन टैक्स कौन देंगी, कंपनी देगी, अंडर सेक्शन 115 QA। एंड व्हाट इज द टैक्स रेट, 20%। और मैंने क्लास में ये भी कहा था कि ये 20% में सेज सरचार्ज भी आता है, 20% प्लस सरचार्ज एट 12% प्लस सेज 4%। ये 12% सरचार्ज मैंडेटरी है, तो करो जरा, 20 प्लस 12% प्लस 4%, 20 प्लस 12% प्लस 4%, 23.296%। तो ये था बिफोर अमेंडमेंट। ये क्या था, बिफोर अमेंडमेंट ऐसा था। ठीक है, बिफोर अमेंडमेंट ऐसा था। अभी आफ्टर अमेंडमेंट क्या हुआ है, द अबव प्रोविजन हैज बीन अमेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 24। इट इज एप्लीकेबल व्हेन बायबैक टेक्स प्लेस ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 24। तो अमेंडमेंट प्रोविजन क्या है, देखो अभी ये अपने हाथ में टैक्स होगा। मनी रिसीव्ड बाय शेयरहोल्डर ऑन अकाउंट ऑफ बायबैक शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड मानेंगे अंडर सेक्शन 222F। तो डीम्ड डिविडेंड में अपन ने पहले पढ़ा था, क्लॉज ABCDE था, इसमें F ऐड किया है। तो ये प्रोविजन वापस आपको कैपिटल गेन में दिखेगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दो जगह पे वापस दिखेगा।
तो वहां पे एक नया क्लॉज ऐड किया गया एफ, और उसमें बोला ये शेयर होल्डर के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा, क्योंकि उसने खुद ट्रांसफर नहीं किया है, ये कंपनी ने बायबैक किया है, और कंपनी उसका 194 के तहत डिम डिविडेंड का टीडीएस में 10% टीडीएस भी कट करेगी। तो जो भी अभी बायबैक होगा उसमें आपको टैक्स देना है एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, है ना, मतलब एसईसी के हिसाब से टैक्स होगा। पहले क्या था, स्पेशल कैटेगरी था, जो ऊपर अपन ने पढ़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से होता था, है ना, बट अभी गवर्नमेंट आपको लॉन्ग टर्म में नहीं रखना चाहती, क्योंकि वहां पे काफी सारे गवर्नमेंट ने चेंजेस किए, तो अभी आपको कहाँ पे डाल दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो बायबैक का जो भी इनकम होगा वो कहाँ पे जाएगा आपके लिए, अभी 1 अक्टूबर के 24 के बाद है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उस पर कंपनी 10% टीडीएस कट करेगा। एंड अगर बिफोर है, क्या है, अगर बिफोर है कब, 1 अक्टूबर के पहले, तो फिर कंपनी टैक्स देगी, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी में एक ही अमेंडमेंट हुआ है। अगर तुम स्टैंडर्ड डिडक्शन में जो 50,000 मिलता था, अगर तुम एटीआर में जाते तो कितना मिलेगा, 75। एंड बाय डिफॉल्ट कौन सा है, एटीआर ही है। तो बहुत सारे बुक्स में आपको डायरेक्ट 75 दिखेगा, कुछ बुक्स में 50 दिखेगा, डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों करेक्ट है। बाय डिफॉल्ट एटीआर है ना, इसलिए सब जगह पे 75 दिया है। सो अगर आप एटीआर में जाते तो 50 का 75 होगा, एंड अगर आप रेगुलर स्कीम में तो कितना होगा, 75,000 होगा। कितना होगा, 75,000 होगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अपन रुकते हैं। यहाँ पे अपन ने पहले 4 चैप्टर तक सभी अमेंडमेंट्स कवर किए हैं, और नेक्स्ट सेशन में अपन रिमेनिंग अमेंडमेंट्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। एंड कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट जरूर करना, एंड आने वाले जितने भी 5-6 वीडियोस है देखना, आराम से करेंगे, जो रिलेवेंट है वही अमेंडमेंट्स आपको दे रहा हूँ। अननेसेसरी एक्स्ट्रा मत देखो, आपको इतनी जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।